प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज कंप्लीट ब्लडबाथ हुआ है। रीसेंट टाइम्स में आज सबसे ज़्यादा गिरा है मार्केट। लार्ज कैप तो गिरा ही है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप मतलब आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, मृत्यु शैया पे पड़ा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और जो कुछ भी चल रहा है वो कब तक चलेगा, दैट इज़ कब तक हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो के साथ क्या हो रहा है, लाइक जो मेरा म्यूचुअल फंड स्टॉक पोर्टफोलियो है उसके हालात कैसे हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा वॉच करें, अच्छी तरह से समझें ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में बने रहें और अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के साथ क्या चल रहा है, ताकि कोरिलेट कर सके कि आपके साथ जो हो रहा है वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो देखिए, मेरा म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों पोर्टफोलियो है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे ना तो वो अबाउट 4% के आसपास गिरा हुआ है, रफली 4% के आसपास, जबकि स्टॉक पोर्टफोलियो 10% के आसपास गिरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों की बात मैं बोल रहा हूँ, इस समय में ही। ठीक है, तो ऐसा अंतर क्यों है? तो अंतर इसलिए है क्योंकि मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है। ठीक है, तो इसीलिए रफली अबाउट 4% के आसपास गिरा है। कल ऑफकोर्स पता चलेगा, अब तो 5% से भी ज़्यादा गिर चुका होगा जो आज का गिरावट है उसके बाद। यानी स्टॉक पोर्टफोलियो जो कि लाइव हम देख सकते हैं वो तो 10% के आसपास गिरा। इतना ज़्यादा इसलिए गिरा है क्योंकि वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप का स्टॉक है ही नहीं। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं और आज के दिन ही मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो 5% से भी ज़्यादा गिरा है सिंगल डे में, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप है ना, और आज देख रहे हैं मिड स्मॉल कैप कितना ज़्यादा गिर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 5%, 6%, 7% एक एक स्टॉक आज मेरे पोर्टफोलियो में गिरा है। ठीक है, तो ये हालात है मेरे पोर्टफोलियो के। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे साथ कंफर्ट ये है कि मैं सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरा रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव है। और ये जो मार्केट में चल रहा है कई बार पहले ऐसा हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कंसर्न नहीं हूँ, बट एनीहाउ मैं परेशान क्यों नहीं हूँ इसको हम वीडियो में आगे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट लार्ज कैप तो ठीक है भाई गिरा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप देखें ना, कंप्लीट ब्लड बाथ, इसे ही ब्लड बाथ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा है। ठीक है, उसके बाद आप यूएस मार्केट्स को अगर आप देखेंगे ना तो यूएस मार्केट के भी हालात ख़राब थे। मतलब ये देखिए यूएस मार्केट्स ना, डॉ जोन्स 1.6%, S&P 1.5%, नैस्डैक 1.6% और रसल 2000 के, मतलब रसल 2 के उनका स्मॉल कैप का इंडेक्स है, 2.22% गिरा था। तो ये, और ज़्यादातर मतलब एशियन मार्केट्स देखें, यूरोपियन मार्केट्स देखें, ज़्यादातर मार्केट गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही गिर रहा है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। दूसरे एसेट क्लासेस देखते हैं, लाइक बॉन्ड। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है ना कि स्टॉक मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको समझना है तो आपको देखना होगा कि बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है, करेंसी में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ पे है। इन चीज़ों को अगर आप समझ पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये क्यों गिर रहा है या फिर क्यों ऊपर जा रहा है। सबसे पहले यूएस का 10 ईयर जीसेक का यील्ड देखते हैं, इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है। यूएस मतलब अमेरिका का जो 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, वो कहाँ पे है। देखिए 4.79% के आसपास चला गया है, मतलब 4.8% के आसपास बोल सकते हैं। और जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, लग रहा है 5% भी चला जाएगा आने वाले दिनों में, लग रहा है। ठीक है, तो ये क्यों ऊपर जा रहा है, ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड मैं क्या बोलता हूँ, क्रूड ऑयल चेक करें आप, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर अपना इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारे इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे भी प्रेशर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड देखिए ना, मतलब 75, 74 ऐसा चलता था ना, ये 81 के आसपास चला गया है, $81 पर बैरल। ठीक है, क्यों ऊपर गया ऑफ कोर्स ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो हो गया। उसके अलावा क्रिप्टो भी अगर आप देखें ना, क्रिप्टो 1 लाख, मतलब बिटकॉइन तो 1 लाख क्रॉस कर गया था डॉलर्स, अब वो 93 के आसपास चला है, वो भी गिरा है। तो देखिए सभी कुछ गिर रहा है। और अगर आप बॉन्ड यील्ड इंडिया का देखें ना, 10 ईयर जीसेक इंडिया का इंटरेस्ट रेट 6.96%। हाँ, कुछ समय पहले लग रहा था ये 6.5% के आसपास चला जाएगा, क्योंकि 6.7 तो चला ही गया था, ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया। आज ही देखिए ना, ऑलमोस्ट 3% के आसपास ऊपर चला गया एक दिन में। और ज़्यादातर वर्ल्ड में अगर आप उनका बॉन्ड यील्ड देखेंगे ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ का ऊपर जा रहा है।
तो सभी जगह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। उसके बाद यूएस डॉलर, मैंने हमेशा बताया यूएस डॉलर चेक करें। यूएस डॉलर इंडेक्स का अगर आप देखेंगे तो 110 के आसपास चला गया है। फ्राइडे के वीडियो में मैंने ये सब आपको बताया था ना, 110, मतलब दूसरे करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और इंडियन रुपी इसीलिए देखेंगे ना बहुत तेज़ी से गिर रहा है इधर। और सिर्फ इंडियन रुपी नहीं गिर रहा, ऑफकोर्स ये भी जानना जरूरी है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर करेंसीज गिर रहे हैं, रिलेटिवली इंडियन रुपी कम गिर रहा है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। ठीक है, तभी तो समझ में आएगा कि भाई स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर आप देखें, क्यों मतलब सभी जगह यील्ड क्यों ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने का समय है ना। यूएस में तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था, इंडिया में भी उम्मीद था कि रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे आएगा, तो फिर वो ऊपर क्यों जाने लगा? क्या हो गया ऐसा मार्केट में? तो देखिए, इस सब के लिए ज़्यादातर आप डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम कर सकते हैं, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उनको ब्लेम कर सकते हो आप। लास्ट ईयर यूएस में इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा था और उसको देखते हुए वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, वो लगातार इंटरेस्ट रेट कम कर रहा था। तो लास्ट ईयर ही उन्होंने 1% का इंटरेस्ट रेट कम किया है। ठीक है, तो उसके कारण वहाँ का जो 10 ईयर G-Sec था, एक समय 5% से ऊपर जा चुका था, वो घटकर अबाउट 3.5% के आसपास जाने लगा था ना, 3.6 3.7 के आसपास, जो कि फिर से ऊपर जाने लगा है। अब लग रहा है फिर से 5% क्रॉस कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, पहले क्या हो रहा था ना कि यूएस में जब इन्फ्लेशन घट रहा था तो लग रहा था इकोनॉमी में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा, जो वहाँ पे जॉब का कंडीशन है थोड़ा ख़राब होगा, इकोनॉमी थोड़ा ख़राब होगा। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि भाई इकोनॉमी ख़राब होगा, ये कौन सी अच्छी बात है, भाई इकोनॉमी तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन अगर आपको कम करना है किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ जो भी सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है वो चाहता है कि जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा स्लो डाउन में लाया जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो इंटेंशनली किया जाता है। ठीक है, तो वही ट्राई कर रहा था यूएस भी, मतलब यूएस का सेंट्रल बैंक भी या यूएस गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ हुआ ऐसा नहीं। शुरू में तो लगा कि स्लो डाउन आएगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। और खासकर जब ट्रंप जीत गए इलेक्शन ना, तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई मैं इंपोर्ट टैरिफ लगा दूंगा, बहुत सारा टैक्स कट करूंगा। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट्स आया तो फिर मार्केट को लगा कि भाई अब रेट कट होने के चांसेस कम है। वो इसलिए लगा क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा टैक्स कट करोगे या फिर इम्पोर्ट जो टैरिफ्स है बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इसलिए कम हो रहा था क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो रहा था। लेकिन जब इन्फ्लेशन कम नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट कट होगा ही नहीं। इसीलिए वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसने बोला था ना कि भाई इस साल 4 रेट कट सोच रहे थे हम, 2 रेट कट अब करेंगे, पहले ही उसने कम कर दिया। अब यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जो भी वहाँ डेटा आ रहा है यूएस में ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, तो वहाँ पे जॉब लगातार बढ़ रहा है, मतलब लोगों को ज़्यादा जॉब मिल रहा है। तो ये एक तरह से, ऑफकोर्स आपको लगा रही है ये कौन सी बात है, लेकिन हाँ ये ऐसा ही है, ये एक तरह से नेगेटिव है, मार्केट इसको नेगेटिवली ले रहा है। और मतलब इससे ये लग रहा है कि भाई यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो इन्फ्लेशन ऑफकोर्स आपका ज़्यादा ही रहेगा, घटेगा नहीं। और ऊपर से ट्रंप आएंगे, वो सब जो पॉलिसीज़ करेंगे उसके कारण हो सकता है इन्फ्लेशन और भी ऊपर जाए, तो रेट कट के चांसेस नहीं होंगे। और रेट कट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट हम बहुत कम रखें, लेकिन मजबूरी में उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया। तो अब तो लग रहा है कि शायद एक रेट कट भी मुश्किल है, मतलब यूएस मार्केट में जो भी वहाँ कंसेंसस अगर आप देखेंगे ना, अब बोल रहे हैं भाई एक रेट कट भी हो जाए तो बहुत है, हालात ऐसे हो गए। इसीलिए वहाँ का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो यील्ड है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और इसीलिए वहाँ का स्टॉक मार्केट भी गिरा। देखिए, हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे बढ़ रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, वो बुरा सिग्नल है। और जब इंटरेस्ट रेट घट रहा है या फिर एटलीस्ट मार्केट को लेकिन यहाँ से घट सकता है, तो वो बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है स्टॉक मार्केट के लिए। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है ना, जैसे आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे किसी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे जैसे जो कंपनीज़ हैं उनको ग्रोथ के लिए वो सस्ता पैसा मार्केट से रेस कर पाएंगे, जैसे बैंक से लोन कम रेट पे ले पाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ आएगा। एक तो वो हो गया। दूसरा, हमारे जैसे रिटेल जो कंज्यूमर्स हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो ज़्यादा लोन लेंगे, हम ज़्यादा घर खरीदेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, ज़्यादा खरीदेंगे तो वो कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। उसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना है, कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, हम ज़्यादातर लोन लेकर खरीदते हैं, तो वो सबका भी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगा, तो सबके लिए फ़ायदा है। इसीलिए इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद यूएस डॉलर बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा है, दुनिया के सारे करेंसीज बहुत तेज़ी से वीक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो जो
एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेश के बड़े बड़े निवेशक हैं ना, वो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया या फिर दूसरे कंट्रीज से पैसा निकाल रहे हैं, यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बोलेंगे भाई ये कौन सी बात है, वहाँ तो यील्ड ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, लेकिन तो 5% से भी कम है। तो देखिए चैलेंज ये है ना कि इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, ठीक है, स्टॉक मार्केट का आप बोल सकते हैं रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन नियर फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा किसको पता, अभी तो गिर रहा है ना। अगर अभी किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो एक जगह आपको नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस हैं और एक जगह आपको सियोरिटी के चलो एटलीस्ट 5% के आसपास का रिटर्न मिला, नेचुरली आप वहाँ 5% जाओगे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अलग बात है, शॉर्ट टर्म अगर कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है, टैक्टिकल इन्वेस्टर है, तो बिल्कुल वो वहाँ पैसा ले जाएगा। तो यही हो रहा है, पैसा जब वहाँ पर यूएस डॉलर्स ज़्यादा जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए उसका डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है और बाकी जो दूसरी करेंसीज हैं वो लगातार वीक हो रही हैं। अब यहाँ पे ब्रेंट क्रूड, भाई क्रूड ऑयल क्यों ऊपर जा रहा है, 81 के आसपास किस खुशी में चला गया। तो यहाँ पे जो बाइडन है जा रहे हैं, मतलब हार चुके हैं बुरी तरह से इलेक्शन, लेकिन जाते जाते वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रसिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके कारण रसिया जो थोड़ा बहुत ऑयल ना, मतलब जैसे इंडिया चाइना ये लोग खरीद रहा है ना, और कुछ कंट्रीज़ खरीद रहे हैं, तो इन सैक्शंस के कारण जो दूसरे कंट्रीज़ उनका ऑयल खरीद रहे हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा थोड़ा मार्केट में डर लग रहा है कि हो सकता है रशियन ऑयल थोड़ा मार्केट में कम आए, उसके कारण ब्रेंट क्रूड ऊपर चला गया। मतलब बाइडन जाते जाते भी बाइडन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए इनफैक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जितनी जल्दी चले जाएँ अच्छा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखोगे ना, तो वैल्यूएशन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा गिरने के बाद रीजनेबल के आसपास है, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, मतलब इंडिया का जो 5 ईयर 10 ईयर का जो हिस्ट्री देखेंगे ना, पहले का प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करेंगे, ट्रेलिंग पी, उसके मुकाबले में बोल रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक तो एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, तो एफआईआईज का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप्स में होता है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होता है, और प्लस लार्ज कैप रिलेटिवली सेफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर आप लोग का एक क्वेरी भी आया था किसी वीडियो में, किसी ने बोल दिया कि एफआईआईज मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने बोल दिया, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, अलग बात है, लेकिन लार्ज कैप में ही एफआईआईज का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है, मिड कैप में थोड़ा बहुत, स्मॉल कैप में बहुत कम, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखिए एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, तो नेचुरली लार्ज कैप से पैसा निकालेंगे, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा पैसा है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से गिर रहा है, क्योंकि बैंक्स में उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पैसा निकल रहा है तो लार्ज कैप्स गिर रहे हैं, ये हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, हमेशा ध्यान में रखें, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है। तो जब मार्केट ओवरऑल थोड़ा निगेटिविटी तो फैला हुआ है ना, मतलब इंडियन इकोनॉमी के हालात भी थोड़े ख़राब हैं और एफआईआईज लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तो उस निगेटिविटी के कारण ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स भी डरेंगे, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी डरेंगे, तो जो पैसा बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा था कम जाएगा। तो इस कारण वहाँ भी आप तेज़ी से देख रहे हैं गिर रहा है, और लार्ज कैप के मुकाबले ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसीलिए ये ज़्यादा गिर रहा है। ये हुआ इंडियन पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन है इवन लार्ज कैप का, वो दूसरे मार्केट से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अभी भी गिरने के बाद भी। सिर्फ यूएस का मार्केट ही हमसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। मेजर इकोनॉमीज़ की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर, मेजर इकोनॉमीज़ में अगर आप देखेंगे तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह का वैल्यूएशन है, जिस तरह के मार्केट कंडीशन है, बिल्कुल और भी ज़्यादा हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफकोर्स वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान में रखना है यूएस मार्केट को लेकर ना, कि देखिए यूएस में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। मैंने डेट के बारे में आपको बताया था ना फ्राइडे के वीडियो में, 36 ट्रिलियन का डेट है, 1 ट्रिलियन का तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट वो करते हैं, टोटल जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसका 23% के आसपास, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। वहाँ का जो वैल्यूएशंस है यूएस मार्केट का बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब 23 में भी 20% प्लस का रिटर्न, 24 में अगर आप रिटर्न देखें, नैस्डैक ने 28% के आसपास रिटर्न दिया है, S&P 500 ने 25% के आसपास का रिटर्न दिया। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ भी गिरावट आएगा। ऐसा नहीं कि यूएस मार्केट हमेशा अच्छा करता रहेगा, ये ध्यान में रखें। कब होगा, कैसे होगा, वेट करना, एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है फ्यूचर ना, लेकिन वहाँ भी प्रेशर आएगा। अभी तक इस वीडियो में हमने समझ लिया कि मार्केट गिर क्यों रहा है, लेकिन यहाँ से ये जानना कि भाई ठीक है गिर रहा, आगे क्या होगा, ये कब ऊपर जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए मार्केट में ट्रिगर्स क्या है तो हम समझ गए कि गिर क्यों रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो देखिए इंडिया में अर्निंग सीजन चल रहा है, यूएस में भी बिल्कुल, वहाँ भी बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, यूएस में भी आने वाले, और इंडिया में तो ऑलरेडी आना शुरू, टीसीएस का रिजल्ट आया है
और भी बहुत सारे कंपनीज़ के अब कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो देखिए मार्केट अर्निंग्स को देखेगा, इससे मार्केट के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, टीसीएस का आप रिजल्ट देखिए, कोई खास रिजल्ट तो है नहीं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ग्रेट है, लेकिन हाँ टीसीएस ने बोला है कि भाई अभी तो ठीक बात है, कोई खास नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर हमारा ठीक लग रहा है, आने वाले समय में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगा। और स्टॉक मार्केट फ्यूचर देख के ही रिएक्ट करता है। स्टॉक मार्केट ये नहीं पहले क्या हुआ या अभी क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट देखेगा भाई 1-2 महीने बाद क्या हो सकता है, 3 मंथ्स के बाद क्या हो सकता है, 6 मंथ्स के बाद क्या हो सकता है, 1 ईयर के बाद, उस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। ठीक है, इसीलिए टीसीएस का परफॉर्मेंस देखिए ना, फ्राइडे को भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया, आज जबकि ऑलमोस्ट पूरा मार्केट डाउन एंड आउट है, टीसीएस आज भी ऊपर है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एटलीस्ट तब तक तो वो ऊपर चल रहा है। तो मार्केट को देखिए एक मतलब ट्रिगर चाहिए ऊपर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में, चारों तरफ नेगेटिविटी, पूरा वर्ल्ड डाउन है, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, इंडिया इकोनॉमी का परफॉर्मेंस डाउन है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिगर चाहिए, तो एक ट्रिगर ये प्रोवाइड कर सकता है अर्निंग्स। देखिए अर्निंग्स बिल्कुल मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने जा रहा है, लेकिन जो Q2 के हालात थे बहुत ख़राब, उतना ख़राब नहीं होने जा रहा। उसके मुकाबले आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। ठीक है, एक वो। दूसरा जीडीपी के नंबर्स, मतलब अभी तो पूरा जो एस्टिमेट आया 6.4% का पूरे साल का, ऑफकोर्स अच्छा नहीं है, लेकिन चलो एटलीस्ट 6% प्लस तो है। तो देखना होगा कि Q3 का नंबर कितना आता है, मतलब 5.4% था Q2, वो तो बहुत बुरा था ना, उससे तो ऊपर ही आएगा ऑफकोर्स, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। तो वो भी एक मतलब स्लाइट पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का देखना है ना। वर्ल्ड में आप जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों को शो भी किया था, सभी के हालात ख़राब है। 3%, 4% इस तरह का सभी जगह ग्रोथ चल रहा है। तो वहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया 7-8% सोच रहा था, कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेटिवली अगर आप देखें तो 6% प्लस का ग्रोथ भी बुरा नहीं है। ठीक है, उस तरह से आप इसको देखें। उसके बाद बजट आने वाला है। ठीक है, तो बजट पे लेट्स सी, क्योंकि अभी देखिए हालात तो ख़राब हैं, अर्निंग्स खराब है, जीडीपी ग्रोथ खराब है, सभी कुछ खराब चल रहा था। तो यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा आप एक्सपेक्ट कर, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, आप लोग को लग रहा है स्टॉक मार्केट गिर रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन इकोनॉमी के लिए स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। वो है हमारा डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट। अगर इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया ना, तो फिर हमारा हालात भी वो श्रीलंका जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका क्या हो रहा है, बांग्लादेश का भी उस तरह का हालात बस होने ही वाला है, सभी जगह हालात ख़राब है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को उसका जो फिस्कल डिफिसिट है ना, मतलब कितना डेट है आपका, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन गवर्नमेंट लगातार उसको कम करने का कोशिश कर रहा है, इस बार भी थोड़ा बहुत कम जरूर करेगा। ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट जो भी बजट आएगा अगर कम नहीं हुआ ना, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट आप देखेंगे बुरी तरह से गिर जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा लगता नहीं है, ऑफकोर्स वो कम करेंगे। तो यहाँ पर जो लीवे है गवर्नमेंट के पास में, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है जिसके कारण ना इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ किया जाए। बट हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, और मोस्टली गवर्नमेंट करेगा भी। नहीं करेगा तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। और सबसे बड़ा शायद इवेंट है ट्रंप, हाँ 20 तारीख को आ रहे हैं वो, 21 से उनका अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या होता है स्टॉक मार्केट में ना, हमारे जैसे ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट हमारा जो बिहेवियर है उसके अनुसार ही रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट कोई कंप्यूटर है खुद से वो रिएक्ट, ऐसा नहीं है। हम लोग बाय कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी निगेटिविटी था ज़्यादातर ना, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में प्राइसिंग हो चुका है। ठीक है ना, चाइना पे 60% टैरिफ, कनाडा मैक्सिको पे 25% टैरिफ, पूरे वर्ल्ड पे 10% टैरिफ, ऐसा कुछ होने प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यूएस करेगा तो ऐसा नहीं दूसरे कंट्रीज छोड़ देंगे, मतलब वो भी टैरिफ लगा देंगे, यूएस प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि यूएस भी तो बहुत चीज़ इंपोर्ट करता है ना, सभी कुछ तो यूएस खुद से बनाएगा नहीं, इंपोर्ट तो करना है, और सभी इंपोर्ट पे ही टैरिफ बढ़ा देगा तो सभी कुछ महंगा हो जाएगा, यूएस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान में रखें, थोड़ा बहुत लगेगा, अग्री बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। तो एक बार ट्रंप आ जाएंगे, अनाउंसमेंट थोड़ा शुरू होगा, तो मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आप देखेंगे, आएगा। ठीक है, तो बस आने से पहले थोड़ा एक डर का माहौल है, इसलिए चल रहा है रिएक्शन। और इंडिया में भी थोड़े हालात तो ख़राब हैं ही है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उस तरह से आप इसको देखिए। तो देखिए ये सब ट्रिगर्स हैं मार्केट में, इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना कि एटलीस्ट 1 महीना ये जो है ना, ट्रंप को आ जाने दीजिए, उसके बाद ये बजट आ जाने दीजिए, ये जो कुछ दिनों का हेडेक है इसको आपको झेल के चलना पड़ेगा। इस समय और भी मार्केट गिर सकता है इन प्रॉब्लम्स के कारण, हो सकता है लार्ज कैप यहाँ से, हो सकता है फ्यूचर किसी को नहीं पता। ठीक है, हो सकता है कल से ही मार्केट ऊपर जाने लगे, हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, जिस तरह के हालात हैं, इंटेलिजेंट गेस वर्क अगर बोला जाए ना, कैलकुलेटेड गेस वर्क, तो अगर लार्ज कैप यहाँ से 5% और गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ से 10% और ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन
वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है, इसको ऐसे लेके चले। अब यहाँ पे देखिए मार्केट जब भी गिरता है ना तो ये ध्यान में रखें कि हमेशा नहीं गिरता रहेगा मार्केट, ठीक है, ये जो भी ट्रिगर्स है ना कुछ दिनों का ट्रिगर्स है, धीरे धीरे चीज़ें अर्निंग ग्रोथ थोड़ा इंप्रूव होगा, जीडीपी परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होगा, बजट में थोड़ा कुछ पॉजिटिव आएगा, ट्रम्प जिस तरह का निगेटिव बोल रहे हैं वैसा नहीं करेंगे तो फिर आप देखिएगा यूएस का जो यील्ड है ना वो भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा। ऐसा नहीं कि लगातार ऊपर जाने लगे ना, वो भी एक जगह एक टॉप पे जाके वहाँ पे रुकेगा। और डॉलर हमेशा नहीं है कि हमेशा ही स्ट्रांग होते जाएगा, एक जगह पे जाके वो भी रुकेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कोई लगातार ऊपर जाने लगता है, वो भी रुकता है। डॉलर कई बार तो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट भी किया है, फ्राइडे की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से देखिए ये सब चलता है, कुछ महीनों का हेडेक है, टोटली अग्री, तो कुछ और दिनों तक ये हेडेक हमें झेलना होगा, ठीक है। अब यहीं पे देखिए मतलब अब है कि भाई इन्वेस्टर्स करें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट होराइजन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है इक्विटी। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक होता है शॉर्ट टर्म मीन्स 5 ईयर्स से कम, मीडियम टर्म हो गया 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स और लॉन्ग टर्म हुआ 10 ईयर्स से ज़्यादा, रफली मैं बता रहा हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है और शॉर्ट टर्म में इक्विटी सेंटीमेंट पे काम करता है। सेंटीमेंट पे काम करता है इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो गया, हो सकता है उसका स्टॉक मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं हो, उसके कारण भी स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर देता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे इसीलिए ना आप देख रहे हैं, आप लोगों का कुछ क्वेरी भी आया था कि सर मेरा तो बहुत अच्छे क्वालिटी का म्यूचुअल फंड स्कीम है या स्टॉक बहुत अच्छे क्वालिटी का, वो क्यों गिर रहा है। भाई ऐसा ही होता है, मेरा भी जो 6 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, स्टॉक पोर्टफोलियो, उसमें सारे स्टॉक से फंडामेंटली बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन गिर रहा है ना। तो देखिए जब मार्केट गिरता है सभी कुछ ऑलमोस्ट गिरता है, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम है या फिर स्टॉक्स है ना, मार्केट जब रिकवर करेगा तो वापस आ जाएंगे और फिर से उसका रिटर्न्स आने लगेगा। और जो घटिया क्वालिटी का है वो शायद वापस नहीं आए, वहाँ पे पैसा डूब जाए। इस तरह से आप इसको देखें। तो अगर आपका क्वालिटी अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 1-2 महीने का और भी प्रॉब्लम है, शायद 1 महीने का और प्रॉब्लम, और जो भी ट्रिगर्स है उस पर ध्यान रखना है। देखिए अगर ट्रिगर्स इंप्रूव करेगा तो ठीक बात है, ऊपर जाएगा, अगर इंप्रूव नहीं करेगा तो हो सकता है थोड़ा और गिरावट आए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। लेकिन मोस्टली यहाँ से कुछ दिनों के बाद जब ट्रम्प आ जाएंगे, बजट थोड़ा पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ से देखेंगे कि एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट को मिलेगा, वहाँ से थोड़ा रिकवरी एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप, लेकिन एग्जैक्टली तो देखिए वही है ना, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा, बट ये सब रीजंस हैं और मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है, यहाँ से थोड़ा बहुत और बिल्कुल गिर सकता है और उसके बाद बिल्कुल रिकवरी भी आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए वही है, मतलब कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट, उसका लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पता नहीं कोई कैसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है, उसका देखिए उसके हालात क्या होंगे बेचारे का। किसी ने कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट किया, उसका पोर्टफोलियो कितना गिर गया होगा, वो क्या करेगा, ठीक है। तो मैं एनीहाउ इन चक्करों में नहीं पड़ता और इस यूट्यूब चैनल में उस बात की मैं डिस्कशन भी नहीं करता हूँ। हम हमेशा बोलते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म है इक्विटी, ताकि ये सब जो 5-10%, 15% गिर जाए हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ना, वो 10 ईयर प्लस के लिए है, तो मेरा भाई 4-5% गिर गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, 10 साल के बाद मार्केट यहाँ नहीं रहेगा ना, काफ़ी ऊपर जा चुका होगा। उसी तरह से जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए है, वो 20-30 ईयर्स का पोर्टफोलियो है, उससे भी ज़्यादा, जब तक मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। तो वहाँ पे क्या दिक्कत है, मेरा चलिए 10% गिर गया लेकिन क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट वो तो मुझे आइडिया है क्वालिटी का, तो वहाँ पे तो मुझे परेशानी नहीं है भाई, मार्केट रिकवर करेगा, वापस आएगा फिर से। ये तो कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मतलब मार्केट में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 16 ईयर प्लस का है, और उससे पहले MBA किया है 2 साल, उस समय मार्केट ट्रैक करता था, उससे पहले इंजीनियरिंग के समय से भी मेरा इंटरेस्ट है, उस समय थोड़ा बहुत मार्केट में देखता, तो 20 ईयर प्लस 22 ईयर्स उस तरह से आप बोलिए देख रहा हूँ। तो ये सब चलता रहता है। 2008 का क्राइसिस अच्छी खासे तरीके से हम लोगों ने देखा है, तो आइडिया है थोड़ा बहुत मार्केट का। कोविड भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, गिरता है वापस आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा गिरता रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से देखिए, अगर किसी ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 5 to 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, सोच समझकर अच्छा क्वालिटी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड फंड्स, हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, नए इन्वेस्टर हैं, मार्केट का आइडिया, सेक्टर फंड बिल्कुल ना जाएँ, थीमेटिक फंड बिल्कुल ना जाएँ, फैक्टर फंड बिल्कुल ना जाएं, ठीक है, वो डेडली है। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, अगर जानकारी आप सब कुछ जानते हैं, तब तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बात अलग है। उसी तरह से स्टॉक्स में भी
कहीं भी इन्वेस्ट करें सिर्फ क्वालिटी का ध्यान रखें और वैल्यूएशन का ध्यान रखें। एक तो क्वालिटी अच्छा हो स्टॉक का, काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने क्वालिटी के बारे में बताया ना, स्टॉक का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, आगे भी मैं बताता रहूँगा। तो क्वालिटी का ध्यान रखें और वैल्यूएशन का ध्यान रखें। ज़्यादा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है ना, 100p 200p 300 ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, वहाँ पे अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कभी ना कभी आप ज़रूर फंसेंगे, हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टाइल, हाँ देखिए मतलब काफ़ी समय से अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं, मैंने बताया था कि इस साल से आप देखेंगे ग्रोथ वाले स्टॉक्स वापस आएंगे, ठीक है। वैल्यू और मोमेंटम डाउन होंगे, तो आप देख भी रहे होंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में जैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स ना जो कि मोमेंटम स्टाइल को फॉलो करते हैं, देखिए उनका परफॉर्मेंस बुरी तरह से डाउन हुआ होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ये सब कुछ सालों में चेंज करता रहता है। पहले बिल्कुल सही बात है, मोमेंटम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कुछ सालों में, वैल्यू ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कुछ सालों में, लेकिन अब देखेंगे कि ग्रोथ मतलब ऑलरेडी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि देखने की ज़रूरत है, ग्रोथ का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट और कट होगा, वैसे वैसे ग्रोथ का परफॉर्मेंस आप देखेंगे अच्छा आएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन देखना है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए तो आरबीआई भी रेट कट की सोचेगा, और रेट कट होता है तो बहुत अच्छा है इंडिया में। इसके बाद रिस्क प्रोफाइल आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर आपका मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव है तभी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए अगर इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिना सोचे समझे इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और सही से आपने रिस्क प्रोफाइलिंग चेक नहीं किया, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है ना भाई। अगर मुझे समझ नहीं है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा, मतलब समझ नहीं है तो हो सकता है मेरा पैसा कम हो जाए ना। हार्ड अर्न मनी, ऐसा नहीं फ्री का पैसा मिला है, ठीक है। तो या तो आप खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं या फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेकर इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग क्वेरी आ रहा है मैंने बेच दिया, मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच दूंगा, इसका मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है सही से, ठीक है। हो सकता है आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखिए अगर आप रिस्क एवर्स हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम हो, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, आप नहीं चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 5% से ज़्यादा मेरा गिरे, आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्योर इक्विटी में। आप मॉडरेट हैं, मतलब मॉडरेट का मतलब ना 10% के आसपास गिर जाए तो मैं झेल लूँगा, 10-15%। एग्रेसिव मीन्स भाई 20-30% भी अगर मार्केट गिर जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं झेल लूँगा। तो ये इस तरह के इन्वेस्टर्स चाहिए इक्विटी के लिए। फ्री का पैसा नहीं आता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बैठे बैठे एक जगह डाल दिया, एवरी ईयर 20 या 30% मिलता जा रहा है, आराम से बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। पैसा इतना आसान नहीं है कमाना, बहुत मुश्किल काम है। तो इक्विटी में भी वही है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेना पड़ेगा इससे पैसा बनाने के लिए। अभी देखिए ना मार्केट गिरा, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे बेचकर, अगर यहाँ से थोड़ा और गिरा ज़्यादातर भाग जाएंगे, और जो टिक गया वो पैसा बना लेगा। तो यही है, इक्विटी मार्केट आसान नहीं है पैसा बनाना, ये मेंटल गेम है। जो मेंटली स्ट्रांग है, टफ है, जिसने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, वही टिकेगा और वही पैसा बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेक्टर्स का आप लोग का क्वेरी आता है, तो देखिए फाइनेंशियल, मैंने पहले बताया फाइनेंशियल वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, आने वाले समय में ठीक हो सकता है। फाइनेंशियल्स में सिर्फ बैंकिंग नहीं है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। उसके बाद आईटी के चांसेस अच्छे हैं, यूएस में इंप्रूवमेंट आएगा। फार्मा के चांसेस अच्छे हैं, रियल एस्टेट के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में भी कट होगा, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि कट नहीं हुआ, यहाँ भी कट होगा, तो उसके कारण इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो रियल एस्टेट भी ठीक ठाक। उसके अलावा डेटा स्टोरेज कंपनीज हो गया, सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज हो गया, रिन्यूएबल हो गया, पावर हो गया, ये सब बिल्कुल न्यू एज कंपनीज, बस सभी जगह क्वालिटी और वैल्यूएशंस, ठीक है। क्योंकि न्यू एज कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, उतना 200-300 पी पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखें, वैल्यूएशंस ध्यान में रखें। और SIP STP कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई SIP करा बहुत अच्छी बात नहीं, मार्केट गिर रहा है, आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे अच्छी बात और आपके लिए क्या होगी। तो SIP तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए इस तरह के मार्केट में, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो। उसी तरह से अगर बड़ा पैसा है, ठीक है, कोई करना, 6 मंथ्स का STP हमेशा बताया मैंने म्यूचुअल फंड्स में, 6 मंथ्स का सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, पैसा आप डेट फंड में डाल दें, वहाँ से एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। ये दोनों बेस्ट हैं इस तरह के मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, SIP और STP। अब थोड़ा बहुत किसी के पास होता है ना, आप लोग बोलते हैं टॉपअप, तो अगर थोड़ा बहुत किसी के पास पैसा है तो बिल्कुल वो तो कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट गिर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा गिरे तो इन्वेस्ट करते रहिए, उस तरह से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट लमसम देखिए, अभी भी मैंने बताया ना, कुछ और दिनों तक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है, प्रेशर रहेगा। तो एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शायद मतलब नहीं बनता है। लार्ज कैप में मे भी 3-4 ट्रांचेज में करें, मिड कैप स्मॉल कैप क्यों करना, कुछ समय में भी कुछ और दिनों तक वेट कर लें, थोड़ा और गिर जाए तो फिर वहाँ पे प्लान करें। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए मैं
फिर से बता रहा हूँ, SIP और STP बेस्ट है। लमसम के चक्कर में अगर नहीं पड़े तो अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर किसी को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, वो जानता है कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और गिर के फिर ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गिर जाएगा, तो वो बिल्कुल लमसम भी कर सकता है। 3-4 ट्रांचेज में थोड़ा थोड़ा जब जब मार्केट गिरे तो इन्वेस्टमेंट कर दे, उस तरह से आप देखिए। देखिए ओवरऑल मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल वर्ल्ड वाइड अगर सिनेरियो है जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया और थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आने वाले कुछ और दिनों तक प्रॉब्लम चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है तो अच्छा यही होगा कि हम टिके रहें मार्केट में, ठीक है। बेच देंगे फिर खरीद लेंगे, फिर बेच देंगे फिर खरीद लेंगे, वैसे नहीं बनता है, वैसे बहुत डिफिकल्ट है। आप बेच दोगे फिर शायद आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये सब बात ध्यान में रखो। तो यही अच्छा होता है कि हम ज़्यादातर केसेस में मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत लिक्विडिटी है, सही बात है, उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, जल्दबाजी में हड़बड़ा कर एक साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, उस तरह से देखिए, ठीक है। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो कि लॉन्ग टर्म तक टिका रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।